इंडिया में पहली बार किस पैरा एथलीट को, पैरा आर्चर को सिलेक्ट किया गया है एबल बॉडीड नेशनल आर्चरी टीम के लिए? तो ये पैरा एथलीट है शीतल देवी जी, जो कि जम्मू कश्मीर से आती हैं। ये पैरा एथलीट होने के बावजूद इनको सिलेक्ट किया गया है एबल बॉडीड नेशनल आर्चरी टीम में। इंडिया की तरफ से शीतल देवी जी जो हैं, इनको ये पहली पैरा आर्चर बनी है जिनको मेन स्ट्रीम टीम में जगह मिली है, सिलेक्ट किया गया है। शीतल देवी की बात करें तो इनकी उम्र है 18 वर्ष की और ये आती हैं जम्मू एंड कश्मीर से। ये एक कंडीशन के साथ पैदा हुई थी जिसका नाम होता है फोकोमीलिया, जिसमें जो जन्म होता है वो बिना हाथों के होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये स्पेशली एबल्ड एथलीट हो जाती हैं या पैरा एथलीट हो जाती हैं। अब इनकी आर्चरी की टेक्निक क्या है? तो ये अपने पैरों और शोल्डर्स की मदद से एरोस को शूट करती है, ठीक है। तो ये स्पेशली एबल्ड एथलीट हैं जिनको फुली एबल बॉडीड नेशनल आर्चरी टीम में सिलेक्ट किया गया है। किस इवेंट के लिए? तो एशिया कप 2025 के लिए, जिसको आयोजित किया जाएगा सऊदी अरेबिया की सिटी जेदा में। इसके लिए शीतल देवी जी को सिलेक्ट किया गया है विमेन कंपाउंड्स टीम में, ठीक है। कैटेगरी याद रखिएगा, विमेन कंपाउंड्स टीम में शीतल देवी जी को सिलेक्ट किया गया है। और ये पहली बार होगा कि स्पेशली एबल्ड एथलीट जो है पहली पैरा आर्चर होंगी जिनको एबल बॉडीड नेशनल आर्चरी टीम में जगह मिली है। एबल बॉडीड का क्या मतलब है? मतलब ऐसी टीम जहां पे किसी भी प्लेयर को फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, तो ऐसी टीम को एबल बॉडी टीम कहते हैं, जिसमें स्थान मिला है शीतल देवी जी को, जो कि पैरा एथलीट है, पैरा आर्चर है। 5 नवंबर 2025 से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहां से कंडक्ट किया है मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? तो ये कंडक्ट किया गया है वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। और ये मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कंडक्ट किया है इसका टेस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ने कंडक्ट किया है स्ट्रैटेजिक मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। बात करते हैं मिसाइल जो कि टेस्ट हुई है, तो इसका नाम है मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। टेस्ट डेजिग्नेशन जो था वो था GT254। लॉन्च साइट हमने देखी कहां से किया गया था, तो वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से इसको टेस्ट किया गया था। टेक्निकल हाइलाइट्स देखें तो मिसाइल जो टेस्ट की गई है उसका टाइप क्या है, तो ये लॉन्ग रेंज लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और फ्लाइट डिस्टेंस क्या है, तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अक्रॉस पैसिफिक। 2026 के टाइगर सेंसस में कौन सा इंस्टीट्यूट लीड करेगा सैटेलाइट और डेटा एनालिटिक्स वर्क? तो ये इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, जो कि लीड करेगा सैटेलाइट और डेटा एनालिटिक्स वर्क 2026 के टाइगर सेंसस में। टाइगर सेंसस 2026 जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे होगा और इस सर्वे का नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जिसको कंडक्ट किया जाएगा साल 2026 में। और कवरेज एरिया होगा लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का अक्रॉस 20+ स्टेट्स। इसको 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। फेज 1 में क्या होगा, ग्राउंड ट्रैकिंग और हैबिटेट मैपिंग की जाएगी फॉरेस्ट गार्ड्स द्वारा, जो कि पेट्रोल करेंगे 15 किलोमीटर पर डे हर 3 दिन के लिए, जहां पे पग मार्क्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लॉ मार्क्स, प्रे साइटिंग एक्सेट्रा को रिकॉर्ड किया जाएगा। फेज 2 में सैटेलाइट इंटीग्रेशन और रिमोट सेंसिंग होगी, यहाँ पे इसको मैनेज किया जाएगा, फेज 2 को मैनेज किया जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा, जहाँ पे सैटेलाइट की मदद से फॉरेस्ट कवर, टेरेन, वाटर और एंक्रोचमेंट की इमेजरी को स्टडी किया जाएगा। और फेज 3 में कैमरा बेस्ड ट्रैप्स होंगे, AI बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को यूज किया जाएगा। तो ये हल्का सा याद रखिएगा टाइगर सेंसस 2026 के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 113 फाइटर जेट इंजन्स के लिए किस कंपनी के साथ डील की है $1 बिलियन की? तो ये कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 113 फाइटर जेट इंजन्स के लिए MOU साइन किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया है $1 बिलियन का एग्रीमेंट जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, किसकी सप्लाई के लिए? 113 F404 GE IN20 इंजन के लिए। किसको पावर करेगा ये इंजन? तो 97 LCA तेजस मार्क 1A जेट्स को पावर करेगा GE IN20 इंजन। वैल्यू ऑफ डील क्या है, तो हमने देखा $1 बिलियन की है। इंजन ऑर्डर कितने हुए, तो 113 इंजन ऑर्डर हुए। किस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए? तो 97 LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए 113 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी से मंगवाए जाएंगे $1 बिलियन में। चाइना का तीसरा और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट करियर जो कमीशन किया गया है नवंबर 2025 में, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फूजियान। ये चाइना का तीसरा और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको कमीशन किया गया है नवंबर 2025 में।
चाइना ने लॉन्च किया है थर्ड एयरक्राफ्ट करियर जिसका नाम है फूजियान, और ये सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट करियर है अभी तक का। फूजियान नाम है, जिसका जो टाइप है वो है टाइप 003। इसको कमीशन किया गया है हाइनान प्रोविंस में। ये चाइना का थर्ड और मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट करियर है जो कि यूज करेगा ई माल्स टेक्नोलॉजी, ई मेल नहीं ई माल्स टेक्नोलॉजी। अब ई माल्स टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जिससे क्या है स्मूथ और फास्टर लॉन्चेस किए जा सकेंगे। फ्लैट डेक डिजाइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरेस्टिंग गियर है, ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है और डिस्प्लेसमेंट है लगभग 80,000 टन का। ठीक है, तो याद रखना है ईमैल्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। किसमें इंस्टॉल किया गया है? तो फूजियान, जो कि चाइना का तीसरा और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट करियर है। नवंबर 2025 में इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है राहुल वीएस, जो कि 91st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। इंडिया की तरफ से 91st चेस ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम है राहुल वीएस। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है 91st ग्रैंड मास्टर जो है वो है राहुल वीएस। इससे पहले 90th ग्रैंड मास्टर जो है वो है इलम पार्थी एआर, और 89th ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो थे रोहित कृष्णा। तो साल 2025 में 89th, 90 और 90th ग्रैंड मास्टर मिले हैं भारत को। भारत के कौन से बैंक ने रिसेंटली क्रॉस किया है $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने क्रॉस किया है $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क। याद रखिएगा $100 बिलियन का मार्केट कैप। तो इंडिया का जो बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने क्रॉस किया है $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इन्होंने किया है $100 ट्रिलियन का बिजनेस इन टोटल बिजनेस, जो कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडियन बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है एसबीआई द्वारा। एसबीआई की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1, 1955 में फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स है मुंबई और चेयरमैन है CS सेट्टी जी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? तो इनका नाम है साइमन स्टेल। साइमन स्टेल जो है ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, जिसका 30वां संस्करण COP30 आयोजित किया जा रहा है ब्राजील में। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष? तो हर वर्ष 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, और पहली बार इसको मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था साल 2007 में। मिस यूनिवर्स 2025 में इंडिया की तरफ से इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो मनिका विश्वकर्मा जी हैं, जो कि राजस्थान से आती हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स 2025 में। मणिका विश्वकर्मा जी, जिनकी आयु है 22 वर्ष की, ये राजस्थान के श्री गंगानगर से आती हैं और ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को मिस यूनिवर्स 2025 में। मिस यूनिवर्स 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो मिस यूनिवर्स 2025 जो है ये 74th मिस यूनिवर्स का पैजेंट होगा, जिसको आयोजित किया जाएगा 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में। वहां पे मनिका विश्वकर्मा जी जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। मनिका विश्वकर्मा जी को टाइटल दिया गया था मिस यूनिवर्स इंडिया का अगस्त 18, 2025 को जयपुर में, जिसकी वजह से ये एलिजिबल हो गई थी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस यूनिवर्स पैजेंट में। कौन से पैजेंट में रिप्रेजेंट करेंगी? तो 74th एडिशन में ये रिप्रेजेंट करेंगी। करंट मिस यूनिवर्स कौन है? तो डेनमार्क की विक्टोरिया थेलविग है, जो कि करंट मिस यूनिवर्स है। इंडिया के पास्ट विनर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन जी मिस यूनिवर्स रही है 1994 में, लारा दत्ता जी रही है 2000 में, और हरनाथ संधू जो थी मिस यूनिवर्स वो 2021 में इस सम्मान से नवाजी गई थी। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष? तो 7 नवंबर को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी साल 2014 में। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 7 नवंबर को, और इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा, जो कि उस समय यूनियन मिनिस्टर थे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ये क्या कोमोमोरेट करता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे? तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मारी क्यूरी को कोमोमोरेट करता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, और इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाला कृष्णन है, IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025।
मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन को, जो कि प्रोफेसर हैं आईआईएससी बेंगलुरु में। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जिसके अंतर्गत प्राइज अमाउंट जो होता है वो 5 लाख रुपए तक का प्राइज अमाउंट दिया जाता है। कौन सी सिलेक्शन कमेटी थी जिन्होंने डॉक्टर साई गौतम को चुना है? तो सिलेक्शन कमेटी के जो चेयर थे वो थे डॉक्टर अनिल काकोदकर जी, जो कि एमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। इनकी कमेटी, इनके द्वारा एक गठन की गई थी कमेटी जिसके चेयर ये थे, और इसी कमेटी ने सिलेक्ट किया था डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन जी को। अक्टूबर 2025 में इंडिया की टॉप सेलिंग मेडिसिन कौन सी बनी है? तो मोंजारो है, जो कि ओबेसिटी और डायबिटीज ड्रग है। ये अक्टूबर 2025 में इंडिया में सबसे ज्यादा बेची गई मेडिसिन है। इसको डेवलप किया गया है एली लिली एंड कंपनी द्वारा। अक्टूबर 2025 में मोंजारो जो है वो सबसे ज़्यादा बेची गई मेडिसिन है इंडिया में। ड्रग का नाम है मोंजारो, और किसके लिए इस्तेमाल की जाती है ये मोंजारो? तो टाइप 2 डायबिटीज़, ओबिसिटी और वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको लॉन्च किया गया था इंडिया में मार्च 2025 में। अक्टूबर 2025 में इसकी सेल्स वैल्यू जो रही है वो लगभग $1 बिलियन की रही है। तो ये टॉप सेलिंग मेडिसिन या ड्रग होती है इंडिया में। इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये नवा रायपुर, जिसको अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में, यहां पे इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो है इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में। म्यूजियम का नाम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। शहीद वीर नारायण सिंह जो है ये पहले मार्टर थे छत्तीसगढ़ से, जिनके नाम पे ये डिजिटल म्यूजियम रखा गया है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का। वंदे मातरम के 150 वर्ष कंप्लीट होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका सेलिब्रेशन कहां से इनॉग्रेट किया है? तो 7 नवंबर 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली से इनॉग्रेट किया गया है वंदे मातरम का 150 ईयर कंप्लीट होने पे सेलिब्रेशन। वंदे मातरम के 150 वर्ष कंप्लीट होने पे इंडिया जो है सेलिब्रेट कर रहा है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वंदे मातरम, और इसके लिए सेलिब्रेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से 7 नवंबर 2025 को इसका इनॉग्रेशन किया है। वंदे मातरम की बात करें तो इसको कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा 7 नवंबर 1875 में। इनकी नॉवेल थी आनंद मठ, जिसके अंदर पहला अपीयरेंस आया था इसका वंदे मातरम का थ्रू द बंगाली जर्नल बंग दर्शन। ठीक है, तो आनंद मठ में जो है पहली बार इसका विवरण आया था वंदे मातरम का। फिर क्या हुआ था? फिर 1950 में जो वंदे मातरम है इसको नेशनल एंथम के बराबर इक्वल स्टेटस मिला था 1950 में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक हल्का सा पॉइंट है, याद रखिएगा। नवंबर 2025 में अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने वाली कौन सी कंट्री बनी है? तो कजाकिस्तान है, जो कि सेंट्रल एशियन नेशन है, जो कि ज्वाइन करेगी अब्राहम अकॉर्ड्स 2025 में। एब्राहम अकॉर्ड्स क्या है पहले ये देखते हैं। तो ये 2020 में यूएस ब्रोकर्ड इनिशिएटिव था, जिसके अंतर्गत इजराइल और मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस के बीच जो रिलेशंस थे उनको नॉर्मलाइज करने के लिए एक पहल की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। तो उसमें धीरे धीरे जो है कंट्रीज ज्वाइन करती गई हैं। तो इनिशियल सिग्नेटरीज जो एब्राहम अकॉर्ड्स की थी वो थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर थी बहरेन, फिर मोरक्को, फिर सूडान, और अब कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो है पहली सेंट्रल एशियन नेशन बनी है जो कि ज्वाइन करेगी एब्राहम अकॉर्ड्स को।